और ये जनरेशन बहुत अलग है। तुम्हारी जो जनरेशन थी वो टीवी पर थी, टीवी वाले हैं तुम। अभी जनरेशन है वो कंप्यूटर और मोबाइल वाले हैं। तब मुझे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसको जन्म देते ही गुजर गई थी और उसे माँ क्या होती है। उसके पिताजी नहीं, यानी कि उसके ना आंटी ना मौसी ना कोई नहीं थी उसके घर में, जैसे कि लेडीज कोई नहीं थी। हमने मैकेनिकल कैलकुलेटर से लगाकर अत्याधुनिक लैपटॉप का दौर भी देखा है। हमने उंगली से घुमाने वाले टेलीफोन से लेकर टच स्क्रीन वाले मोबाइल का दौर भी देखा है। Hi everyone, welcome to our podcast with चार वाइब्स। मैं नोएल, मैं रश्मिता और मैं प्रियंका। Let's put together good vibes onto the world. आदाब। हेलो और नमस्ते। इन वन ऑफ आवर डिस्कशंस हम लोग सोच रहे थे कि आजकल लोग कितना प्लान करते हैं रिटायरमेंट के लिए, कि मैं 40 साल पे रिटायर होऊंगा या मेरे को 2 करोड़ बैलेंस चाहिए अपने अकाउंट में रिटायरमेंट के पहले। ऑल दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा हम प्लान करते हैं कि हम कॉर्पोरेट लैडर कैसे चढ़ेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। बट हमें ऐसे लगा कि इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि तुम रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो। दैट्स सो ट्रू प्रियंका। रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने आसपास ऐसा देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी वर्क लाइफ में इतना काम कर चुके होते हैं, they just don't want to do anything, they want to enjoy their life in the peaceful manner। तो वो क्लब के मेंबर्स हो जाते हैं, कोई कल्चरल क्लब या फिर पार्क्स में कोई उनका एक रिटायरमेंट वाले लोगों का ग्रुप होता है, एंड देन कोई मंदिर का भी ऐसे ग्रुप होता है जहाँ पे वो हम उम्र के लोगों से मिलते हैं, अपने बातें शेयर करते हैं। बट देयर आर आल्सो पीपल गाइस, लेट मी टेल यू, कि जो नहीं बैठते हैं, उनको कहीं चैन नहीं आता है। तो फिर तुम देखते हो कि वो लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो मैंने इतने सारे लोग देखे हैं। The question है रश्मिता इन दी एंड कि ये सब प्लान्स और ये सब कुछ इन दी एंड आदमी फुलफिलमेंट फील करता है या नहीं, है ना, ये सब प्लानिंग के बाद। पर हम उस एज में है नहीं, हमें पता नहीं है कि यार रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली होता क्या है। सो ये फीलिंग्स, ये एक्सपीरियंस, आई थिंक द बेस्ट ये है कि हम उन्हीं से पूछे जो एक्चुअली इस टाइम, इस वक्त से गुजर रहे हैं। सो दोस्तों, हमने इसीलिए इस एपिसोड में आपके लिए ऐसे 3 शख्स को लेकर आए हैं जहां हमने उनसे अलग अलग सवाल पूछे हैं रिटायरमेंट के रिलेटेड, क्योंकि वो रिटायरीज है। सो उनसे बेटर आपको रिटायरमेंट के बाद जो फीलिंग्स है, जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक उनसे बेटर कोई शेयर नहीं कर पाएगा। सो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड में भी हमारे पिछले एपिसोड की तरह मज़ा आएगा। एंड यस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे पॉडकास्ट विद चार वाइब्स पे आए हैं। हमारे एपिसोड का नाम, एक्चुअली पूरा मैसेज ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। आप हमें बताइए कि आपका नाम क्या है और आपको रिटायर होकर कितना टाइम हो गया है अभी तक। मेरा नाम सुधाकर विश्वनाथ चौधरी, एट पोस्ट फैजपुर, तहसील यावल और डिस्ट्रिक्ट जलगांव, हम महाराष्ट्र। मैं रिटायर 31 जनवरी 2016, यानी 7 बरस 9 मंथ हो गए अभी। मैं BSc एग्री 1980 में हुआ। तो मेरा जॉब BSc एग्री होने के साथ ही मेरा जॉब था एग्रीकल्चर। मेरा पहला फंडामेंटल था जो एग्रीकल्चर। फिर मैं एक्सटेंशन ऑफिसर यानी विस्तार अधिकारी हुआ। उसमें मेरा जॉब था कि लोगों, मुझे फार्मर जो रहते हैं उनको उनके ट्रेडिशनल मेथड चेंज द ट्रेडिशनल मेथड बाय एक्सटेंशन मेथड। उनके साथ जाओ, उनका जो गलत तरीके के काम है, मुझे पुराने प्रोसीजर से काम करते हैं, वो नया प्रोसीजर से काम करो और उनके खेती से
उनके जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन करो। ये मेरा पहला फंडामेंटल काम था, बेसिक काम ये था, यानी मेरा जॉब था ये। और उसमें अलग अलग तरह के फिर काम रहते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, इसके बारे में लोगों को अगवा करना, कौन से अच्छे है, कौन सी क्वालिटी अच्छी है, उनके बारे में बताना, सीड लेते समय क्या ध्यान रखना, उसका लेबल रखना, लेबल देखना, वो सर्टिफाइड है कि नहीं वो देखना। फिर जब बोते हैं सॉइल में, उस टाइम मॉइस्चर कितना होना जमीन का, पानी का, उसकी देखभाल कैसे करना, इंटर कल्टीवेशन कैसे करना, ये सब मेरा जॉब था। फिर बाद में फर्टिलाइजर डोसेस कैसे देना, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, बनाना में और शुगर केन में बहुत डोज देने पड़ते हैं, 3-4 डोज देने पड़ते हैं, तो वो बताना पड़ता है कौन से टाइम पर कौन से देना। अभी विंटर सीजन लग रहा है, विंटर सीजन में पानी कम करना, समर सीजन में पानी ज्यादा देना, कितना देना, 35 लीटर हर दिन देना, ऐसे ऐसे हर तरह के जॉब रहता है। वो हमने 36 इयर्स किया, 30 इयर्स मैं उस एग्रीकल्चर जॉब में था। सबसे पहले सबको नमस्ते। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद पहले ही करती हूँ आपका। और मेरा नाम है सुगंधा। मैं 2018 में रिटायर हुई। वैसे तो मैं पहले हाउस वाइफ थी। शादी होने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी करियर करूंगी करके। और फिर मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो उसको नर्सरी में डाला, तो उसकी नर्सरी की टीचर ने ही मुझे बोला कि आप घर में बैठकर क्या कर रही हो, मुझे ज्वाइन हो जाओ। और इस तरह से मेरे करियर की शुरुआत हो गई, या मैं कहूंगी कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, जिसने मुझे आज की अध्यापिका बना दिया है। तो मैं उनके साथ जुड़ गई 92 में। 92 से 96 तक मैंने उनकी यंकी डूडल नर्सरी स्कूल में काम किया और यहाँ प्राधिकरण में आए। उसके बाद मैंने 3 साल CMS स्कूल में नौकरी की और 1 साल विद्यानंद भवन में नौकरी। और 10 जून 2000 को मैंने सेंट एन स्कूल ज्वाइन किया और तब से रिटायर होने तक मैं वही थी। एज अ असिस्टेंट टीचर मैंने वहां ज्वाइन किया था और प्रिंसिपल बनकर मैं वहां से रिटायर हुई। नमस्कार, मेरा नाम हर्षद जाधव है। 48 साल भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक में सेवा प्रदान करने के बाद 2015 में मैं सेवा से निवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त हुए मुझे 8 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। तो रिटायर होते टाइम आपने क्या सोचा था? कुछ सोचा था आपने कि मैं रिटायर होके ये करूंगा, और वो कर रहे हैं आप कि क्या? हर आदमी के कुछ ख्याल रहते हैं बेटा, आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना। तो मैंने 3 संकल्प लिए थे। पहला संकल्प था कि मैं वृद्धाश्रम निकालूंगा। दूसरा, हमारे जो गुरु है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, उनके जीवन चरित्र पर एक पुस्तक लिखनी थी। तीसरा संकल्प था कि कुछ संस्था, कुछ स्कूल, छोटे छोटे स्कूल रहते हैं, उसमें काम करूंगा। मैंने एक्चुअली प्लान किया था कि किसी संस्था से जुड़ जाओ, ओल्ड एज होम या ऐसा कुछ सोशल वर्क वगैरह करो, क्योंकि जब मैं पाठशाला में सिखाती थी तब हमें सोशल सर्विस करके सब्जेक्ट होता था। उसके जरिए हम कहीं जाते, जैसे कि ऑर्फनेज जाते थे या मेंटली रिटार्डेड स्कूल, ब्लाइंड स्कूल, बहुत सारी जगहों पर मैं गई थी और उनकी जो अवस्था थी वो देखकर मुझे ऐसा लगता कि हमें कुछ करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा 2016 में एक्सीडेंट हो गया और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, यानी कि ब्रेक लेना पड़ा 1 साल का। और आज भी मैं उस दुर्घटना की वजह से इतना चल नहीं सकती, इतना लोगों से मिलजुल नहीं सकती। तो वो जो मेरा प्लान था एक्चुअली रिटायर होने के बाद काम करने का,
लेकिन वो तो मैं पूरा नहीं कर सकी। फिर भी आज भी इच्छा है कि मौका मिले कभी तो मैं जाऊंगी जरूर, किसी संस्था में तो 1-2 बार तो जरूर जाऊंगी, मिलूंगी करके। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई खत्म हुई, पढ़ाई जिस फील्ड में कर रही है उसमें नहीं हो पाती है। उस तरह की बहुत सारी चीजें जीवन में होती रहती है। ये फर्स्ट इनिंग्स की बात है। रिटायर होने के बाद सेकंड इनिंग्स खेलनी होती है और सेकंड इनिंग्स अपनी खुद की होती है। उसमें ज्यादातर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। तो रिटायर होने के बाद अपना समय अच्छी तरह व्यतीत हो सके, इसलिए मैंने फाइन आर्ट्स का कोर्स ज्वाइन करने का सोचा। पेंटिंग्स का मेरा बहुत पुराना हॉबी है, जो मैं एज अ स्टडी परस्यू नहीं कर पाया था, जो मैं कर नहीं पाया वो मैंने करने का सोचा था। तो रिटायर होने के बाद मैंने फाइन आर्ट्स पेंटिंग का कोर्स ज्वाइन करने का सोचा। साथ में एक बात और भी सोची थी कि एक और भाषा सीखी जाए, चाहे वो विदेशी भाषा हो या अपनी ही कोई भारत की कोई रीजनल लैंग्वेज हो। फिर कुछ लोगों से बात करते हुए ऐसे लगा कि रीजनल लैंग्वेज क्यों, आप देव भाषा क्यों नहीं सीखते? संस्कृत देव भाषा है। तो मैंने सोचा कि संस्कृत सीखेंगे। मतलब ये रिटायर होने के बाद का मेरा ये प्लान था कि भाई फाइन आर्ट्स करो, देव भाषा सीखो, एक विदेशी भाषा सीखो। मैंने ऐसी इंस्टीट्यूट्स ढूंढना शुरू की जो 60 साल या उसके ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, मतलब जो सेकेंड इनिंग्स वाले यंग है, उनको फाइन आर्ट्स के लिए कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो मेरे ध्यान में एक कनोरिया सेंटर फॉर आर्ट्स अहमदाबाद में एक संस्था है जो 1 साल का इस तरह का 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स करवाती है फाइन आर्ट्स में। तो वो कोर्स मैंने 2016 में ज्वाइन किया। ये 10 साल का कोर्स है, ये 1 साल का कोर्स है और 10 महीने ये अलग अलग विषय सिखाते हैं। उसमें ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, पोटरी, ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। साथ में जो भी स्टूडेंट्स है उनका एक अच्छा सा एग्जीबिशन होता है। तो एज एन आर्टिस्ट एक्सपोजर मिलता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। उसके बाद पेंटिंग्स का काम तो मेरा चलता ही रहा है और मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी सेकेंड इनिंग्स के दौरान ही मैं एक अपना सोलो शो करना चाहता हूं पेंटिंग्स का। वो अभी काम चल रहा है उस पे, लेकिन उस दौरान जैसे मैंने बताया आपको कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था अच्छी तरह। तो उसके लिए गुजरात विद्यापीठ में भाषा विभाग है, वहां पर भारत की बहुत सारी रीजनल भाषाओं को सिखाते हैं और कुछ विदेशी भाषाएं भी सिखाते हैं। तो मैंने गुजरात विद्यापीठ में संस्कृत के लिए अपना नाम एनरोल करवाया। पहला सर्टिफिकेट कोर्स था जिसे ये एलिमेंट्री बोलते हैं, एलिमेंट्री सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत, वो मैंने किया। वो खत्म हो जाने के बाद मैंने एडवांस कोर्स किया। एडवांस कोर्स खत्म हो गया, एक तीसरा कोर्स उन्होंने शुरू किया है जो मैं कर रहा हूं अभी। सनातन धर्म के तीर्थ, मंदिर
एवं पर्वोत्सव, जो भी उत्सव है सनातन धर्म के, जो भी उत्सव मनाते हैं हम, उसके बारे में एक अभ्यासक्रम है। परिचय के हिसाब से ये पढ़ाया जा रहा है। मतलब सनातन धर्म के कितने तीर्थ है, कितने मंदिर है, किस तरह पूजा होती है, कितने उत्सव है, ये उत्सव किस तरह मनाए जाते हैं, ये अभी कोर्स चल रहा है। रिटायरमेंट होने के बाद मुझे कहीं फुर्सत नहीं मिली है और ये पढ़ाई भी चालू है और मेरा पेंटिंग्स का काम भी चालू है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मतलब आपकी एज में भी, जैसे मैंने कहा, पहला सोच मेरे मन में ये आता है कि 60 साल काम किया है, अभी मैं थोड़ा आराम करूंगी, काइंड ऑफ ऐसे। तो फिर जैसे आपने बोला, बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। एक मेरा अगला सवाल ये होगा कि हमने थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में बात किया, बट अगर आप अपनी ज़िंदगी को एज अ होल देखोगे और आप कभी पीछे मुड़ के देखते हो और सोचते हो कि अरे ये मेरी ज़िंदगी थी, आपको कैसा लगता है कि क्या अच्छा था, कैसा लगा? मुश्किलें भी आई होंगी या जो भी हुआ होगा, आपको ऑल इन ऑल कैसे लगता है, क्या महसूस होता है? क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना बदलाव आएगा। मैं अध्यापिका बनूंगी, प्रिंसिपल बनूंगी, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आएंगे, क्योंकि ये तो मेरा, तुम जैसे कहते हो कि जो तुम्हारा बैंक बैलेंस होता है, ये मेरा बैंक बैलेंस है जो मैंने जिंदगी में कमाया है। कि मैं कहीं भी जाऊँ, कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट निकल के आता है और मैडम करके रास्ते में हो, क्या कहें, मंदिर में हो, बगीचे में हो, कहीं भी हो, पाँव छूता है, उसे उस वक्त लग जानी आती, क्योंकि आज वो इंजीनियर डॉक्टर्स बन गए हैं, मैंने पढ़ाए हुए स्टूडेंट, लेकिन उनको ऐसी जगह पर भी लज्जा नहीं आती कि मैं टीचर के, अपने अध्यापिका के पाँव किस तरह से छू। और कभी भी वो आते हैं और पाँव छूते हैं। एक अनुभव मेरा मैं शेयर करूंगी जिसने मुझे और एक सचेत अध्यापिका बनाया। जैसे मैंने कहा कि मैं CMS स्कूल में थी, तब मैं 4th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी और मैंने माय मदर के ऊपर 10 सेंटेंसेस लिखने के लिए बोला था बच्चों के लिए, राइट कॉम्पोजिशन ऑन माय मदर। तो पूरी क्लास ने लिखा था, जैसे कि हम रट्टा मार के लिखते हैं उसी तरह से लिखा था। उसमें कुछ नया नहीं था कि माय मदर्स नेम इज दिस, शी इज ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट। लेकिन एक बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, वैसे कोरा का कोरा कागज मेरे हाथ में उसने थमा दिया था। फिर मैंने उसे बहुत पूछा, फिर मेरे स्वभाव में वो नहीं है, फिर भी मैंने उसे डांटा, उसको पनिशमेंट भी दी, सजा भी दी, फिर भी उसने उसका कारण नहीं बताया कि उसने क्यों नहीं लिखा। फिर लेकिन जैसे कि क्लासरूम बहुत पास पास होते हैं कि मेरी आवाज शायद दूसरे क्लास में गई होगी, तो जैसे कि हाँ, हम मिले बाद में स्टाफ रूम में, तब बाजू वाले टीचर ने मुझे पूछा, आज क्या हुआ सुगंधा, तुम्हारा मूड नहीं था क्या? आज तुम चिल्ला रही थी, क्या बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी वगैरह। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बच्चा है, मैं बार बार पूछने पर भी उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया और उसने कॉम्पोजिशन भी नहीं लिखा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया था। तो तब मुझे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसको जन्म देते ही गुजर गई थी और उसे माँ क्या होती है वो पता नहीं था। उसके पिताजी नहीं, यानी कि उसके ना आंटी ना मौसी ना कोई नहीं थी उसके घर में, जैसे कि लेडीज कोई नहीं थी। हम टीचरों को या आजू बाजू के आंटियों को देखकर ही वो बड़ा हुआ था। उसे माँ का प्यार पता नहीं था। उसके पिताजी ने उसको बहुत लाड प्यार से संभाला था, वही स्कूल में छोड़ने आते थे, मैं देखती भी थी उनको, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ से मेरा कोई संबंध नहीं था, तो ऐसे कुछ बातचीत नहीं हुई थी। तब मुझे इतना बुरा लगा। मैंने एक पाठ सीख लिया कि मुझे बिना किसी बात को जाने हुए किसी बच्चे को सजा नहीं देनी चाहिए, और मेरा सजा देने का तरीका भी फिर उसके बाद बदल गया। मैं उसके बाद मैंने बच्चों को मारा भी नहीं जाता, यानी कि ऐसी कोई हार्ड ऐसी सजा नहीं दी उनको ऐसे। तो एक एक टीचर के जीवन में भी ऐसे अनुभव होते हैं कि वो टीचर को भी ज्यादा परिपक्व बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारे वैसे अनुभव हैं और बहुत आनंद भी आता है। जैसे कि एक बच्चे ने उसके कॉम्पोजिशन में लिखा था, हिंदी में था वो कॉम्पोजिशन, कि आप जैसी टीचर मुझे मिली और आपने हम पर जो संस्कार किए हैं वो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। तो ये सुनकर या पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ हमने जिंदगी में किया। इसलिए व्हेन आई टर्न बिहाइंड, जैसे देखती हूँ पीछे मुड़कर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ मैंने किया वो अच्छा किया ऐसा लगता है।
पीछे मुड़ के देखना तो है ही नहीं, अब आगे ही देखना है। फिर भी जब अच्छा। आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ कि जी। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। हम्म, हमने मैकेनिकल कैलकुलेटर से लगाकर अत्याधुनिक लैपटॉप का दौर भी देखा है। हम्म, हमने उंगली से घुमाने वाले टेलीफोन से लेकर टच स्क्रीन वाले मोबाइल का दौर भी देखा है। और अब तो जीपेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आने वाला है और आ रहा है और है। हमने मैनुअल बैंकिंग से लगाकर ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग का दौर भी देखा है। वाह वाह। हमने रिमोट लॉगिन का और ऑफिस से काम करने के दौर से लेकर घर से काम करने का दौर भी देखा है। यस। हमने ऑफलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा का दौर भी देखा है। हम्म, मतलब कि जो बीत गया उससे कुछ से लेकर आज को बेहतर बनाना है और भविष्य के उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे बढ़ते रहना है। हम्म, बस यही है, मतलब पीछे तो देखना ही नहीं है, आज अच्छी तरह जीना है और भविष्य को उज्जवल बनाना है। आपके पास इतना तजुर्बा है, आपने इतना लाइफ जिया है, आपने चढ़ाव उतार देखे हैं। हमारी जो जनरेशन है, आपकी एक जनरेशन और हमारी जनरेशन के बीच में एक जनरेशन गैप है, राइट? एक दूसरे से हमें तालमेल करना है कि हम आपको समझ पाए और आप हमें समझ पाए, ऐसा हमें करना हो। तो आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ से क्या काम होना चाहिए या क्या सोच होनी चाहिए ताकि जो हमारा संबंध है वो काफी खुशियों से भरा हो और एक दूसरे को ज्यादा समझ पाए? वो तो समझने वाली बात है बेटा। तो दोनों को सोचना चाहिए कि ये गैप तो है, वो दिख रही है गैप। कितने बरस की है वो गैप? सोचो कितने बरस की है? 30 बरस या 25 बरस? ज्यादा रहती नहीं हो। हाँ, ग्रैंडफादर और तुम्हारा वो 60 बरस की रहती है, 16 इयर्स की गैप रहती है ग्रैंडफादर और तुम्हारी। लेकिन तुम्हारे पिताजी माताजी वो जनरेशन गैप जो है वो 25 और 30, ज्यादा से ज्यादा 35 तो बहुत कम रहती है, लेकिन 25 और 30 इतने ही रहती है। तो 25 में दुनिया तो नहीं बदल सकती, लेकिन विचारधारा बदल जाती है, जो सोच है वो बदल जाती है। और ग्लोबल जो अभी ग्लोबल में जो चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है वो बहुत, आज एक है तो कल अलग है। म्हणजे बहुत जो घटना घड़ रही है वो बहुत जल्दी घटती है। और फिर कंपटीशन भी बहुत है, आपको टाइम नहीं है और टाइम के हिसाब से आप चल रहे हो। हमारे पास टाइम ही टाइम था, आपके पास टाइम नहीं है। तो ये दोनों ने सोचना चाहिए कि इनके पास टाइम नहीं है, वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी एडजस्ट करना चाहिए। मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ कि किसी को कोई सलाह दूं, लेकिन फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं कहूंगी कि बैलेंस तो हमें रखना ही है किसी भी हालत में। किसी भी जगह पर हमको क्या नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। यानी कि बाद में हमें नहीं ऐसा लगना चाहिए कि ना मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया ना इसकी तरफ ध्यान दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि बैलेंस होने के लिए खुद हम पहले बैलेंस होने चाहिए, काम होने चाहिए, कूल होने चाहिए। आज की जनरेशन बहुत ही क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर होता है उनका, कि किसी भी बात पर वो भड़क जाते हैं, उनका बीपी शूटअप होता है, कुछ तो हो जाता है। मैं नहीं कहती कि उनको टेंशन नहीं होती, उनको टेंशन बहुत होती है, हमसे ज्यादा होगी आज के जमाने के बच्चों को, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर उनको अपने फैमिली को संभालना है और जहाँ वो काम करती है उस काम की जगह पर भी उनको उनका 100% देना है, तो उन्हें पहले तो काम रहने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है। और एक दूसरी बात जो है कि दूसरों को सुनने की आदत इन बच्चों में कम है। यानी कि दूसरों को सुनने की आदत कम, इसका मतलब है कि मैं जो करती हूँ वो बराबर है,
दूसरा जो कहता है वो ठीक नहीं है और तुम्हारा और हमारे अनुभव का कुछ मेल नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़ों का अनुभव कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा तो बहुत तो काम में आता ही है। केवल तुम्हारे लिए नहीं, यानी कि तुम्हारी जनरेशन के लिए नहीं, आज के छात्रों के लिए भी मैं कहूंगी और उनके अभिभावकों के लिए, यानी कि पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूंगी कि अपने बच्चों के सामने, ये तो मेरी विनती है, कोई सुने ना सुने वो बात अलग है, इसको मानना है नहीं मानना है, लेकिन अपने बच्चों के सामने उनकी टीचर का अपमान न करें। जो मैं आज बहुत कुछ नोटिस कर रही हूँ कि माँ बाप ऐसा कहते हैं, हाँ उस टीचर को क्या आता है, यानी कि माँ बाप को ऐसा लगता है, और सही भी है क्योंकि तुम्हारा नॉलेज हमसे ज्यादा भी हो सकता है कि उसको क्या आता है, उसको कुछ पता नहीं है, हम स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल का एक सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए स्कूल में भेजते हैं। क्योंकि आज के लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्यूशन में डाला तो सब कुछ बच्चों को आता है, स्कूल की जरूरत है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आप एक बच्चों पर एक गलत इम्प्रेशन आप खुद का भी डाल रहे हो और उसके टीचर के प्रति भी उसका जो सम्मान है, उसका आदर है, टीचर्स को सम्मान देना चाहिए। मुझे ये भी मंजूर है कि पहले जमाने में जिस तरह से टीचर्स होते थे, द्रोणाचार्य जैसे, वैसे आज के टीचर है नहीं, और आज के बच्चे भी एकलव्य और अर्जुन नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो बैलेंस होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। बहुत ही अच्छा आपने हमारे साथ शेयर किया, अगेन थैंक यू। एक मेरा लास्ट सवाल है, जैसे आपने ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा है, तो हम भी थोड़ा सोचते हैं कि बहुत कुछ है हमारे लिए भी सीखने के लिए, तो लेट्स से हमारी जनरेशन के लिए आपका ऐसा क्या एक मैसेज होगा या कोई एडवाइस होगा हम सब के लिए, जहाँ पे आप बोलेंगे कि हमें ये करना चाहिए, या इन जनरल भी बोल सकते हैं, या ये भी बता सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो यही कहना है, जो अब की जनरेशन है, कि जिन्होंने आपका ख्याल रखा है उनका ख्याल जरूर रखिए। रिटायरमेंट के लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जिससे आपको और आपके साथी को किसी से या किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। तो आप और आपका जीवन साथी दोनों सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, इस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। और आत्मनिर्भर। साथ में सेहत तो बनाए ही रखना है। जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि दूसरी इनिंग्स, जो सेकंड इनिंग्स है ना, वो फ्रंट फुट पे ही खेलनी है। ओके। बैक फुट की तो बात ही नहीं। जो ख्वाहिशें अधूरी हो या तो बाकी हो, उसे पूरे करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए और लग जाना चाहिए, जिससे समय आसानी से कट सकता है और कटता है। और मैं तो मेरे जो हम उम्र है उनको भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों से अपेक्षाएं मत रखिए, इतनी ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए, क्योंकि उन्हें भी अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेलनी है ना। हमने अपनी फर्स्ट इनिंग खेल ली, अब उनको उनकी फर्स्ट इनिंग्स खेलने दीजिए और अपनी सेकंड इनिंग्स आप आराम से व्यतीत कीजिए। तो ये जनरेशन बहुत अलग है। हमारी जनरेशन, तुम्हारी जो जनरेशन थी वो टीवी पर थी, टीवी वाले है तुम। ये जो अभी जनरेशन है वो कंप्यूटर और मोबाइल वाले हैं। अरे हमारी जनरेशन थी वो पिक्चर वाली थी, थिएटर में जाके पिक्चर देखते थे हम। तो ये तीन अलग अलग टाइप की जनरेशन है। लेकिन तुम्हारी जो जनरेशन है वो बीच में मिडल, वो बहुत ही होशियार और होनहार है। तुमको चैलेंज बहुत है दुनिया में, अभी चैलेंज पास करके उनको आगे बढ़ना है। और सब ख्याल रख के दुनिया में जो अच्छी बातें है वो लेके, और जो बुराई है वो छोड़ के। दुनिया में बहुत बुराइयां है, तुम तो पेपर पढ़ती होंगी, कितनी बुराइयां है, वो सब छोड़ना है और अच्छी बातें लेना है। जो भी अच्छी बातें है वो लेना है। और दूसरी बात, इकोनॉमिकली सक्षम होना ये बहुत जरूरी है तुम्हारे पीढ़ी को। तुम्हारा जो जनरेशन है ना वो यूज एंड थ्रो वाला है, यानी आज कमाओ और उड़ा दो, सैटरडे और संडे चलो बाहर घूमने और मजा करो। मजा तो करो, आनंद, जीवन आनंद के लिए ही है, लेकिन
मजा तो करो, लेकिन उसके साथ जीवन में सीखो भी, जरा सा जी। संचय भी करो, पैसे का संचय करो, तो जो अपने भविष्य के लिए अच्छे रहे और अपना जीवन बाद में अच्छा जाए। गाइस, कैसा लगा तुम लोगों को? आई मीन, जब मैं उनसे बात कर रही थी, एक तो मैं बताऊं, मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग था। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि हम, जैसे हमने बात की थी, इज़न्ट इट, हमारी जनरेशन 40 पे रिटायर होना चाहती है, सर्टन बैंक बैलेंस के साथ, सर्टन एम के साथ। पर वो उनका प्लान तो कभी ये था ही नहीं। उनका प्लान यही था कि अपनी फैमिली को कैसे प्रोवाइड करे भाई, बस इतना ही। एंड नाउ उनसे बात करके लग रहा है कि जो टाइम उन्होंने खोआ, जो ना अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, नाउ दे आर ट्राइंग टू समहाउ लिव दैट लाइफ। आई डोंट नो, मे बी लाइक फॉर एग्जाम्पल आंटी ने कहा कि शी लव्स बुक, शी इज ट्राइंग टू फाइंड वहाँ पे अपना टाइम। अंकल जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, फिर मंदिर का काम कर रहे हैं। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू लिव देयर लाइफ नाउ, कॉम्पनसेट जो टाइम उन्होंने लूज किया। या आई मीन, हम कहाँ पे कैसे प्लान्स करते हैं, उनके क्या प्लान थे, इट्स लाइक वेरी वेरी डिफरेंट एक्चुअली। यस, एब्सोल्युटली नोएल, तुम्हारी बात एकदम 100% सच्ची है। मुझे ऐसा लगा था, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि मेरी सोच है कि ऐसा लगा कि जैसे वो जिंदगी में उसने इतने चढ़ाव उतार देखे, क्योंकि उनका एम ही यही था कि फैमिली का प्रोवाइडर बनना है, राइट। तो मुझे ऐसा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाए या फिर थोड़े कड़वे से हो जाए। ऐसा मुझे लगा कि यू नो यू समटाइम्स बेयर सो मच ऑफ नेगेटिविटी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। द एपिसोड वाज सो इंटरेस्टिंग। हर कदम पे ऐसा लगा कि अरे वाह, अभी भी उनमें कितनी क्यूरियोसिटी है, जैसे एक बच्चे में होती है। तो मुझे भी पर्सनली सोनू, मुझे भी बहुत मजा आया उनकी बातें सुन के, और एक नया जज्बा मिला कि मैं क्या कर सकती हूँ। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मेरा। डेफिनेटली। बट पता है क्या, एक पॉइंट मुझे बहुत ऐसे लगा, जब हम लोग सबसे बात कर रहे थे, मुझे ऐसे लगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमने कभी उनको एक इंसान की तरह नहीं देखा, हमेशा एक पेरेंट की तरह देखा। मतलब उनके भी अपने स्ट्रगल्स रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ जिंदगी में उतार चढ़ाव देखा, मतलब वो सब पता है हमें, हम देखते भी है। बट तुम कभी उसको एक्नॉलेज नहीं करते उतना, शायद जितना हमें करना चाहिए, you know. So this really made me call my mother and ask for more childhood stories and how she felt and those things. And मतलब जो भी है, चाहे जितना भी डिफरेंस हो उनकी जनरेशन में हमारे जनरेशन में, समवेयर आई फेल्ट कि वो भी मिलेनियल्स एट हार्ट है। किसी लाइक 50% 60% लेट्स से, you know. So वो भी एक बहुत ही मजेदार चीज थी to discover through this experience. Yeah, great experience. And you can see that they are also trying to be relevant इस जनरेशन Yes. में, या वो एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो रेलेवेंट हो इस जनरेशन के लिए। सो दैट इज Yeah. ऑलरेडी कमेंडेबल फ्रॉम देयर एंड। That's true. तो गाइस, ये था हमारा निचोड़ कि हमने क्या सीखा उनसे, हमें वो कितना अफेक्ट कर गया पॉजिटिवली। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये 3 इंटरव्यू जो हमने लिए हैं, इसको हमने एक एपिसोड में पैक किया है आपके लिए। आपको भी बहुत मजा आएगा। प्लीज देखिए और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। Like, share and subscribe to our channel, HR Vibes.